बिल्कुल। तो इससे पहले अब हम फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन की तो थोड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये एक मेरा प्रश्न था कि पहला गोरी का हमला जो होता है वो गुजरात एरिया में होता है हाँ, ना? और काफी साल पहले होता है, जो कि जनरली क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कहीं छुप के रह गया, किसी को पता नहीं होता उसके बारे में, लेकिन वो भी बहुत बड़ी एक बैटल थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक उसने कहीं ना कहीं गौरी एम्पायर की मेंटेलिटी भी सेट करी होगी। बिल्कुल। तो वो कौन सी थी और वो वहां तक पहुंचे कैसे, ये भी मेरा एक सवाल है, क्योंकि इधर हाँ। भाटी थे, इधर चौहान थे, तो वहां कैसे पहुंचे? गुजरात तक कैसे पहुंचे? कहीं कोई और रास्ता था क्या, या रेगिस्तान से आए थे कि क्या, कैसे था, मतलब वो बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले 1175 में गौरी ने मुल्तान जीता, उसके आसपास उच्च का जो क्षेत्र है वो जीता, और उसके बाद वैसे आप एक हिसाब से देखा जाए तो मुल्तान भी भारत में ही मानेंगे, तो सबसे पहला आक्रमण 1175 में गिनना होगा। बट एनीवेज, कोई हिंदू एम्पायर था उस टाइम उधर की, कोई मतलब उच्च का जो क्षेत्र था Curiosity, उस तरफ भाटियों के होने की संभावना है उस समय। हालांकि इतिहास में स्पष्ट संकेत नहीं मिलते कि वो क्षेत्र गौरी ने किससे लिया, कब लेकिन लिया? हाँ, दो मत आते हैं, जिनमें से एक मत ये है कि उस समय वहाँ नुकसान भाटियों को उठाना पड़ा, ठीक है। और भाटियों की कैपिटल भी शिफ्ट हुई थी, आपको पता है, इतिहास में ज्ञात बात है। तो उसके बाद 1178 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी ने भारत में, या जिसे अब मेनलैंड इंडिया कहते हैं, उसमें पहला अभियान किया, फर्स्ट सीरियस कैंपेन उसने आरंभ किया बीकमपुर के आसपास। और जब वो एंटर हुआ है तो वहाँ जो भाटियों का राज्य था, बीकमपुर तो नहीं कहूँगा, बीकमपुर से पहले लोद्रवा आदि क्षेत्रों में, तो वहाँ भाटियों के राज्य में जब वो आता है, उससे ठीक पहले उसने भाटी राज्य में एक संदेश भिजवाया गौरी ने कि मैं आपके राज्य से होता हुआ निकलूंगा। अच्छा। मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, आप बस मुझे निकलने दीजिए। अच्छा। और आगे किसी को बताना मत कि मैं आ रहा हूँ। तो ये संदेश आता है भाटी राजा के पास, जो उस समय किशोर अवस्था में थे। ही वॉज नॉट वेरी ओल्ड, ही वॉज अ टीनेजर। अच्छा। आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो अब वो यंग किंग दुविधा में थे कि इतना शक्तिशाली राजा और हमारे पास इतने संसाधन नहीं कि मुकाबला करें, तो क्या किया जाए। तो उस समय उनकी माता उनके पास आकर के कहती हैं कि आपके पिता का जब तिलक किया गया था मुझसे विवाह होते समय, तो उनसे वचन लिया गया था कि आप उत्तर भारत के भड़केवाड़ होंगे, यानी कि सेंट्री ऑन द डोर ऑफ इंडिया। तो बस उतना सुनने की आवश्यकता थी, राजा की दुविधा समाप्त हो गई, उन्हें अपना धर्म समझ आ गया। और तो उसके बाद में भाटी राजा ने गौरी का प्रस्ताव ठुकराते हुए आगे सभी राज्यों में समाचार पहुंचाया कि ये सेना आ रही है। तो जाने दिया, रोका नहीं, बट सबको बता दिया? नहीं, उन्होंने युद्ध किया है। अच्छा, युद्ध भी किया? बिल्कुल, युद्ध किया है, और नगर नष्ट हुआ है उस कारण। राजा वीर गति को प्राप्त हो गए लड़ते हुए। लेकिन वो जो क्रूशियल टाइमली इंफॉर्मेशन उन्होंने आगे पास की, उससे आगे का इतिहास तय हो गया कि आगे क्या हुआ। दैट वाज वेरी वेरी वैल्यूएबल क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने लड़ाई की, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद गौरी ने नगर लूट लिया, तहस नहस किया, और वो आगे बढ़ा। और फिर जो गौरी का रूट था, लगभग बीकमपुर के आसपास से होते हुए, क्योंकि वहीं कहीं चौहान राज्य की सीमा थी और रेगिस्तान भी था, तो अब गौरी का अप्रोच ये था कि आप रेगिस्तान में ज़्यादा गहरे नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती मौत के मुंह में कौन जाएगा। तो रेगिस्तान में शैलो एक डेप्थ पे चलते हुए, सीमा पर चलते हुए, एक तरह से कुछ दूर तक दक्षिण जाना, और फिर उसके बाद पूर्व की ओर उन्होंने
जैसे ही थार के दक्षिण में पहुंचे रेगिस्तान के, ही कट टू द ईस्ट, और फिर वहाँ किराड़ू, सांडेरा वगैरह कई एरियाज होते हुए, तोड़ फोड़ तहस नहस करते हुए, लूटपाट करते हुए, अच्छा, वो सब करते हुए चले आगे गए और नाडोल में पहुंचे। और ये सब करने से पहले जिस तरह से भाटियों से कम्युनिकेट किया शहाबुद्दीन गौरी ने, एक संदेश उन्होंने चौहान दरबार में भिजवाया, और उसका उल्लेख पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में आता है। तो हालांकि श्लोक, क्योंकि ग्रंथ बुरी तरह क्षत विक्षत अवस्था में मिला था, तो बहुत से श्लोक हैं जो अधूरे हैं, लेकिन उस मैसेज के बाद पृथ्वीराज का मैसेंजर को जो रिस्पांस था, उससे समझ आ जाता है कि मैसेज क्या रहा होगा। तो मुख्य रूप से गौरी ने ये कहा कि आप मेरे साथ मिल जाइए, मैं अभियान पर जा रहा हूँ। अच्छा। और उसका लॉजिक ये था कि देखिए, मैं जिन राज्यों को टारगेट कर रहा हूँ वो सब आपके दुश्मन राज्य हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। पाटन का जो सोलंकियों का राज्य था गुजरात में, उससे पृथ्वीराज के संबंध अच्छे नहीं थे। पाटन के सोलंकियों के अधीन छोटे छोटे राज्य अजमेर और पाटन के बीच थे, जैसे कि आबू के परमार, उस राज्य को चंद्रावती भी कहा जाता है कई बार। नाडौल के चौहान थे, चौहान ही अजमेर से निकले हुए, बिल्कुल वो थे सोलंकियों के अधीन। और फिर उधर जहाँ तक मुझे याद है किराड़ू की ओर भी परमार थे। तो खैर, तो इस प्रकार से एक तरह का कन्फेडरेशन था, और गौरी की अपेक्षा ये थी कि चलो इन सब से पृथ्वीराज की दुश्मनी है, उसे अपने साथ मिला लिया जाए। तो इस प्रकार का संदेश गया कि मेरे साथ आ जाओ एंड हेल्प मी। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर दिया कि मैंने अपने पूर्वजों की तरह मलेच्छों का सफाया करने का प्रण लिया है, ये जानते हुए भी गौरी ने ऐसा संदेश मेरे पास भेजा है, तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। ये उनका उत्तर था दूत को। ठीक है, ये बात, इस राजा को भी 1 ही साल हुए है ना? बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान को उस समय सिंहासन पर आए लोग कहते हैं कि वो नादान थे, ठीक है, बिल्कुल नहीं थे, समझ में आ जाता है। हाँ। तो उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद गौरी कौन सा रुकने वाला था, ही वेंट अहेड एनीवेज, और वो बीकामपुर, सांडेरा, किराड़ू होते हुए नाडौल पहुंच गया। नाडौल भी ध्वस्त कर दिया। ये समाचार दरबार में आता है तो पृथ्वीराज तमतमा के खड़े हो जाते हैं कि बस इतना बहुत है, अब इस व्यक्ति को धूल चटाना आवश्यक है। ही नीड्स टू बी डेल्ट विद एंड ही नीड्स टू बी डिफीटेड और किल्ड, व्हाटएवर। वो तैयार हो गए लड़ने के लिए। अब यहाँ फिर से आपके श्रोताओं को याद दिला दें, ये पृथ्वीराज के शत्रु राज्यों का विध्वंस हो रहा है, ना पृथ्वीराज के राज्य का विध्वंस हो रहा है, ना उनके सहयोगियों का। उसके बावजूद अप्रोच ये कि नहीं, अभी तक कोई संधि नहीं हुई है उनके साथ, वो तो 10 साल बाद की बात है। 10 साल बाद की बात है। लेकिन फिर भी एक सच्चे भारतीय होने के नाते, सच्चे क्षत्रिय होने के नाते तुरंत भुजाएं भड़क गई कि नहीं, लड़ना होगा। वो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बिल्कुल थी। लेकिन उस समय टीनेजर थे और उनके ऊपर सुपरविजन था। करेक्ट। क्वीन रिजेंट मदर कर्पूरी देवी और कदम्बवास, जिनका उस समय राज दरबार की राजनीति में बहुत ज़्यादा दखल था। ही वॉज वेरी पावरफुल। पृथ्वीराज को ये कहते हुए ओवर रूल कर दिया गया कि नहीं, अभी नहीं, दोनों तरफ हमारे ही दुश्मन हैं, इन्हें लड़ने दीजिए, आपस में लड़ कट कर कमज़ोर होने दीजिए, फिर हम इनसे डील करेंगे, ज़्यादा सरल होगा। उस समय तक पृथ्वीराज एक स्वतंत्र राजा नहीं थे, टीनेजर थे, बड़ों के सुपरविजन में थे। ही कुड नॉट ओवर रूल देम। फिर कुछ ही समय में एक और संदेश आ जाता है कि उस कन्फेडरेशन ने गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया है। अच्छा। 1178 ईस्वी वाली उसी लड़ाई की बात है जो कासरहड़ के पास हुई। तो अरावली का एक माउंटेन पास था, नारो, और गौरी क्योंकि जीतता हुआ आ रहा था, तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या भूल, जो जैसा भी, उसने खुले क्षेत्र में रुकने के बजाय सीधा वो पास में दाखिल हो गया। अच्छा। पास में दाखिल होते ही अब यहाँ पर उस सूचना की जो भाटियों से आई थी उसका महत्व देखिए कि समय पर सूचना आने के कारण
जो पाटन का राज्य था और उनकी जो पूरी कन्फेडरेशन थी, दे हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्लान एंड प्लॉट कि हम इसको कहाँ ट्रैप करेंगे और किस तरह से इसकी पिटाई होगी। अच्छा। तो उस माउंटेन पास में जैसे ही वो सेना दाखिल होती है गौरियों की, एक पक्ष परमारों का और नाडोल के चौहानों का एक तरफ से और सोलंकियों की सेना दूसरी तरफ से, उनको उसी पास में ट्रैप करके और अच्छे से उनका सफाया होता है। बट अगेन ये हमारे कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स कह लीजिए या प्लानिंग में कमियां कह लीजिए। समहाउ अ हेवीली इंजर्ड गौरी मैनेजेस टू सर्वाइव। वो कैसे बच गया कोई नहीं जानता, लेकिन अंत में ये गलती माननी होगी कि उस समय हम लोगों को फिनिश कर देना चाहिए था गौरी को, नहीं हो पाया। और यहाँ आपको वो सोच का अंतर दिखेगा कि जब भी इस्लामी सेनाएं लड़ती थी तो आपने देखा होगा बहुत जगह ये हुआ है कि उनके जो मार्क्समैन होते हैं, जो धनुर्धर होते हैं, दे विल ऑलवेज टारगेट द वीआईपी। जो वॉर एलिफेंट में हौदे में जो वीआईपी बैठा है, बड़ा जनरल है, बड़ा मिनिस्टर, राजा वगैरह है, तो वो उसको टारगेट करते थे। और उससे भी पहले माहौत को टारगेट करते थे, क्योंकि माहौत हाथी को कंट्रोल कर रहा है। माहौत गया तो हाथी को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो वीआईपी है वो हौदे में बैठा है, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो या तो वीआईपी वैसे एक्सपोज हो जाएगा या फिर एक्सीडेंट में मारा जाएगा। तो एक समस्या वो सॉल्व हो जाती है। और उस तरह से जैसे उनकी कैवलरी को शुरुआत में समस्या आती थी कि घोड़ा जो था हाथी देखकर डरता था या बिदकता था, तो उस तरह की चीजें थी। दे वर्कड ऑन दोज इश्यूज। लेकिन हम लोगों ने आई डोंट नो क्या कारण रहे कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, इस सेना का जो मुखिया है फलां व्यक्ति है, उसकी ये पहचान है, ये घायल हो चुका है, अब इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी तो नहीं था उनके। ये भी तो मैंने शहाबुद्दीन गौरी के लगा रहा हूँ एक वजह हो सकती है। शहाबुद्दीन गौरी के केस में ऐसा नहीं था। अगर आप इस्लामी पक्ष की बात कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि उसने फ्रंट से लीड किया है। ठीक जी। तो इस तरह की चीजें थी, यानी कि हमने अपने टेरेन को यूज किया है, हमने प्लानिंग की है, हमने दुश्मन को अच्छी तरह से परास्त किया है, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। गौरी बचकर निकल गया। सांप का सर नहीं कुचला। बिल्कुल, सर नहीं कुचला गया। तो इस तरह की समस्या है।